हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय माँ धारी देवी, जय हीरामणि माँ। तो कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो भाई हम भी एकदम ठीक है और मेरे आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 5:30 बजे से। तो मैं बच्चों की कार्यशाला के बाद जा रही हूँ अभी पल्लव एवेन्यू होटल, जहाँ पे होना है हमारा नेशनल कन्वेंशन। तो मिलते हैं आगे वीडियो में। तो दोस्तों फाइनली नेशनल कंसल्टेशन की तैयारी हो गई है और यहाँ पे देखिए चल रहा है दीप प्रज्वलन का कार्य और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आ गए हैं। तो हमारी आज की इस कार्यशाला में बहुत सारे लोग आए हैं, जिसमें नीति निदेशक है, विशेषज्ञ हैं और समाज विज्ञानी हैं, क्योंकि आज का जो कार्यक्रम होने वाला है वो है एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को लेके, जो कि क्लाइमेट चेंज। आपने सुना होगा, तो आइए सुनते हैं हम लोग सभी को। प्रदीप पांडे जी, प्रोफेसर नेगी जी और जो अतिथि हैं हमारे, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने स्थान पर अभी बने रहें। मायने हमारे वैज्ञानिक उसको सोचेंगे, उसको निकालेंगे और समाज उससे प्रभावित हो रहा है। इन सब चीज़ों को समझने के लिए और आगे हम कैसे नई परिस्थितियां खड़ी कर सकते हैं, उस पर अध्ययन कर सकते हैं और कैसे हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं कि हम इन सब चीज़ से मुकाबला करके एक बेहतर तरीके से इस हिमालय के अंदर निवास कर सकें, हमारी पीढ़ियां यहाँ पर एक अच्छा जीवन जी सकें। उस सब के लिए हम सामूहिक रूप से साथ आए हैं। इसी प्रयास की एक कड़ी में आज की कार्यशाला है। मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करते हैं कि अगले 2 दिन में हम इस पर समझ बनाएंगे और एक साथ चलने का रास्ता निकालेंगे। थैंक यू। कार्यशाला में उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण और समुदाय से आए हुए जितने भी प्रतिनिधि हैं और हमारे जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनके जितने भी प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, जो कि कहीं ना कहीं पे जो हमारे क्लाइमेट के मुद्दे हैं उस पर कार्य कर रहे हैं, मैं आयोजन समिति की ओर से उन सबका यहाँ पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। डेवलपमेंट की बात हम बाद में बात कर लेंगे, क्योंकि राइट टू सर्वाइवल में जो फंडामेंटल राइट्स हैं बच्चों के, उनमें शायद इकोलॉजिकल राइट्स को जगह नहीं दी गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इकोलॉजिकल राइट मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी तो स्थिति फिर बेहतर है, लेकिन हम अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, शायद वो सबसे ज़्यादा सफरर होंगे क्लाइमेट चेंज को लेकर। हमारी ज़िंदगी तो ऐसे तैसे गुजर जाएगी, लेकिन आने वाले जनरेशन्स के बारे में सोचना है और बहुत फिक्र के साथ सोचना है। तो मैं बहुत संक्षेप में 2-3 चीज़ों पे क्या कहते हैं 2 दिन के जो कंसल्टेशंस हैं उस पे अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। कि बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है, ये परियोजना जो बनी थी, ये 3 साल पहले बनी थी और ये BMZ जर्मन मिनिस्ट्री के सपोर्ट से ये परियोजना 3 साल से चल रही है। और परियोजना जो है वो एग्रीकल्चर, मिक्स क्रॉपिंग, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन स्पेशली जो क्लाइमेट चेंज के जो मुद्दे हैं समुदाय के स्तर पे, उनको एड्रेस करना। और फिर जो तीसरा उद्देश्य था कि पॉलिसी और एडवोकेसी में किस तरह से जो लोकल क्लाइमेट चेंज के जो मुद्दे हैं उनको इनकॉर्पोरेट करना। तो हम सब लोग जो है 3 दिन के इस कार्यशाला में मिलकर जो है इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स के इर्द गिर्द ही बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं प्लानिंग की, तो उसके एक बहुत मजबूत स्तंभ है और के विचारों को हम सुनेंगे और जो पूरा एक नेशनल कंसल्टेशन है उसको वो हमारे साथ जो भी चीज़ें निकल के आएंगे उसको लेके जाएंगे अपने साथ में। सबका बहुत बहुत स्वागत है। क्यों किया है और पूरा रिपोर्ट राइटिंग का काम किया है डॉक्टर पल्लवी जी से भी मैं अनुरोध करूंगी कि वो मंच पाएंगी और इस पुस्तक का विमोचन करने में सारे साथी मिलकर पुस्तक का विमोचन कर। युवा साथी है राजस्थान से मनोज आए, उनसे भी अनुरोध है कि वो भी शामिल होंगे इस प्रक्रिया में। उम्मीद करते हैं कि इस पूरी स्टडी में जो रिकमेंडेशंस आई है वो कहीं ना कहीं हर स्तर पर सरकार के साथ, समुदाय के साथ आगे जाएंगी और हम लोग नहीं है, हमारी आंखों के सामने चल रहा है। हम लोग जो है क्लाइमेट चेंज से जो है ना जूझ रहे हैं। अलग अलग तरीके की चीजें जो हमको देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में तो हर साल जो त्रासदियां हमको सुनने में आ रही हैं,
तो ये जो एक बदलाव जो करना होगा, तभी जो है हम इससे निपट सकेंगे और कुछ सक्रिय कदम, कुछ पॉजिटिव कदम उठा सकेंगे और हम जो है आगे की राह तय कर सकेंगे। हमारे बीच में जो जितने भी साथी बैठे हैं उनका अलग उनका ज्ञान है, उनका अनुभव है अपने अपने क्षेत्रों में, तो मैं जितना उनके बारे में कहूँगा वो बहुत कम होगा अगर मैं सागर भरने जैसा होगा। इसी के साथ में जो है मैं आज के हमारे मुख्य वक्ता श्री राजशेखर जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। श्री राजशेखर जी जो हैं वो उपाध्यक्ष हैं राज्य जो योजना आयोग है उत्तराखंड में उनके, और आप मूल रूप से उत्तराखंड के निवासी हैं और उत्तराखंड को बेहतर। तो भाई ये देखिए गुलगुले खाने का तरीका, अलग अलग छोड़ रखा तुमने। साहिबा ने मुझे हिदायत दी। गुलगुले ने आत्महत्या कर दी। मेरा नाम हिमांशी मराठा है। जैसे कि सर ने भी मेरे विषय में कुछ बातें कही, मैं उत्तराखंड यूथ नेटवर्क की मेंबर हूँ, साथ ही मैं देहरादून में रहती हूँ, देहरादून यूथ नेटवर्क की भी मेंबर हूँ और YKS से भी संबंधित हूँ। एक सत्र का विषय है क्लाइमेट रेजिस्टेंस स्टडीज, कम्युनिटी बेस्ड अडॉप्शन अप्रोच एंड सोशल इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी फैक्टर्स, जिसके लिए मैं हमारे चेयरपर्सन डॉक्टर BJR कंपस बॉडी HMP गढ़वाल यूनिवर्सिटी वर्किंग ऑन क्लाइमेट पॉलिसी ऑफ हिमालयन माउंटेन्स एंड वर्क एज अ रिसर्चर फॉर। हम सबको जैसे कि पता है कि अगर हम आंकड़े देखें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, तो हिमालय में लगभग 9,500 ग्लेशियर्स हैं और ये जो ग्लेशियर्स हैं ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि जो भी हम दैनिक कार्यों में अपना जल का उपयोग करते हैं उसमें काफ़ी मात्रा में ये जल जो है इन्हीं हिमनदों से हमें प्राप्त होता है। परंतु कभी कभी ये जो ग्लेशियर्स हैं ये हैजार्ड का कारण भी बनते हैं, आपदाओं का कारण भी बनते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि जून 2013 में एक मोरेन डैम में एक आउटबर्स्ट फ्लड के कारण जो है मंदाकिनी वैली में बहुत बड़ा जो है आपदा आई और इस आपदा में लगभग 5,000 लोग जो हैं वो जमीनोदोज हो गए। तो इसलिए आज आवश्यकता है कि हमें इन ग्लेशियर्स का एक रेगुलर इंटरवल पे उनका मूल्यांकन करते रहना, क्या ये रिट्रीट कर रहे हैं, एडवांस कर रहे हैं या स्टेबल हैं। तो लगभग पिछले 2 दशकों से मैं इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ और मुख्यतः हम लोग जो है इंस्ट्रूमेंट डेटा और साथ ही साथ जो है रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट इमेजेस, डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स को उपयोग करके ये ग्लेशियर्स किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग में रिस्पॉन्स कर रहे हैं उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमारे उत्तराखंड में हम अपने उत्तर की बात आपने देखी, उत्तर जैसे 2000 उसके बाद कहने देखा भूकंप आप लोगों ने देखा है, सबने देखा, पूरे देश ने देखा है 2500 का और उसके बावजूद जो है आपके 2010 का 2013 का और इस समय लेटेस्ट इसी टाइम जब कभी आपदा आ जाती है तो उसी टाइम वैज्ञानिक भी, सरकार भी सारे खड़े हो जाते हैं, बड़े सेमिनार हो जाते हैं, बड़े पर उससे पहले क्यों नहीं ऐसा कुछ रास्ता है जब ये जो आपदाग्रस्त है डिजास्टर यहाँ होता है, यहाँ लैंडस्लाइड होता है, कुछ ऐसा अध्ययन किया जाए आपके वैज्ञानिकों के द्वारा जिससे लोगों को बचाओ। कहीं ना कहीं आज के समय में हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम, अगर हम बात करें उड़ीसा की, हम बात करते हैं 1990s का सुपर साइक्लोन, मेरे ख्याल से मेरे ईयर ऑफ बर्थ से पहले के जो लोग हैं 1990s से पहले के, उनको सभी को पता है कि उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था और लगभग 90,000 के आसपास लोगों की मृत्यु हुई थी। उसके बाद से उड़ीसा ने एक ऐसा रेजिलियंस, एक ऐसा अपनी वार्निंग सिस्टम क्रिएट किया कि आज जब साइक्लोन आता है तो इतनी अधिक मात्रा में मृत्यु नहीं होती और वो एक कहीं ना कहीं ग्लोबल एग्जांपल सेट किया गया है। तो इंपॉर्टेंस अर्ली वार्निंग सिस्टम की आज के समय में है। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। इस टाइप की चीजें इनकी कारण जो है जानकारी को नुकसान हो सकता है। तो ये सीवियर वेदर इवेंट है जिसके बारे में जो है मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जो है पूर्वानुमान जारी
पूर्वानुमान है, अर्ली वार्निंग है, उसके लिए जो हमें चाहिए होता है कि एक सबसे पहले जो है ऑब्जर्वेशंस और उसकी निरंतर निगरानी आवश्यक होती है। नेक्स्ट में जाएंगे तो जो हमारा सिस्टम है अर्ली वार्निंग सिस्टम, उसके लिए जो वेदर ऑब्जर्वेशन मॉनिटरिंग है उसका नेटवर्क उत्तराखंड में मैं नेक्स्ट स्लाइड में है। तो इसमें देखेंगे जो सबसे पहली इमीडिएट टॉप जो है इसमें देखेंगे कि जो उत्तराखंड का सर्विस ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क दिया गया है, जो मैनुअल या ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन कहाँ पूरे राज्य में लगे हुए हैं, जो 150 से अधिक जो है राज्य सरकार और जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो लगाए गए हैं। उसके बाद जो है तो जो मैंने देखा मैं उसको रखना चाह रहा था, लेकिन समय नहीं है, इसलिए फटाफट भागा जाएगा और फिर कभी फुर्सत में आपके साथ बात की जाएगी। तो आगे चलिए सर, फटाफट चलते जाइएगा। तो ये हिमालय बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, बड़ी दुनिया भर की सुबह से बात कर रहे हैं। इतना खूबसूरत है कि सदियों से चाहे आदमी को इसने अपनी तरफ आकर्षित किया है, चाहे वो ट्रेवलर्स हो, चाहे वो माउंटेनियर्स हो, ट्रेकर्स हो या धार्मिक पर्यटन वाले। हमने पढ़ा है और इसकी खूबसूरती को कई कवियों ने लिखा है, कई साहित्यकारों ने लिखा है। आगे चलिए, अब जो है ये खूबसूरतियां हैं इसकी, तो जानते हैं, आगे चलिए। तो दोस्तों फाइनली 6:30 बजे मीटिंग ख़त्म होने के बाद हम दोनों आते हैं ग्राउंड में और कुछ इस प्रकार की हरकतें, पागलपंथियाँ, मस्तियाँ हम लोग करते हैं, क्योंकि मस्तियाँ नहीं रुकनी चाहिए। तो भाई काफ़ी इन्जॉय हमने किया। आशा है कि आपको भी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।